ये चीजें काफी नाइंसाफी भरी हैं, जैसे उसकी किस्मत ही दर्द से लिखी गई हो। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उसके साथ कोई ऐसा हादसा होगा जो उसे ये महसूस कराएगा कि वो जैसे दुख में ही पैदा हुई थी, जबकि पहले भी उसकी जिंदगी में कुछ अच्छे दिन थे। हल्की हवाएं थीं, खिलते फूल थे, लेकिन वो सब भी दूसरों की खुशियों के सामने कुछ भी नहीं लगते। उसे अब उस खास मेहमान की चिंता हो रही है जो जल्द ही आने वाली है, क्योंकि उसे साफ हिदायत दी गई है कि उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। काम करते हुए उसके मन में सवाल आता है कि आखिर मिसेस चुन आज बीमार क्यों पड़ गईं, जो इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालती थीं। ऊपर से मेहमान को गेस्ट हाउस के उस एनेक्स में रहना है जो पिछले 9 सालों से खाली पड़ा था और पूरी तरह बिखरा हुआ था, जिसे साही ने अपनी मेहनत से ठीक किया। काम खत्म करके वो थोड़ी देर आराम करने का सोचती है, क्योंकि रात तक उसे फुर्सत मिलेगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो ली hyung को बुला रहा होता है। साही उसे पहचान लेती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तभी वो आदमी कहता है कि काफी समय बाद मुलाकात हो रही है और पूछता है कि क्या वो अपने माता पिता से मिलने आया है। वो हाँ कहता है, लेकिन थोड़ा पछताता भी है, क्योंकि उसके माता पिता लगातार शादी की बात कर रहे हैं। इसी वजह से वो घर से बाहर निकलकर ताजी हवा लेने आया है। वो शादी की बात से परेशान है और खुद को अभी इसके लिए छोटा मानता है। फिर वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसके घर वाले भी ऐसा ही दबाव डालते हैं। ये सुनकर उसका दोस्त हंसी रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक राज छुपा रहा होता है जिसे साही भी छुपकर सुन रही होती है। आखिरकार वो बताता है कि शायद उसकी शादी साही से होने वाली है। ये सुनते ही साही के दिल पर जैसे चोट लगती है और वो लगभग गिर ही जाती है। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है, क्या वो साही को डेट कर रहा है? तो वो कहता है कि अभी नहीं, लेकिन दोनों परिवार इस शादी की बात कर रहे हैं। उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। उसका दोस्त भी खुश होता है और कहता है कि अगर ये बात उनके पुराने क्लासमेट्स को पता चली तो सब हैरान रह जाएंगे, क्योंकि साही कभी सबकी पहली पसंद थी। फिर वो पूछता है, क्या वो अब भी उतनी ही खूबसूरत है? हियंगू हाँ कहता है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ देता है कि अब वो लंगड़ी हो गई है। वो कहता है कि उसके पास उसकी खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं है और उसकी माँ भी इस रिश्ते के खिलाफ है। ये सुनकर साही का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप वहां से हट जाती है। उसे याद आता है कि पीछे का रास्ता बंद करना बाकी है, जो मिसेस चुन किया करती थीं। अब उसे खुद करना है। इससे पहले कि मेहमान आ जाए, जल्दी में वो भागती है और अचानक एक बेहद हैंडसम आदमी से टकरा जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक पल जैसे थम जाता है, लेकिन तभी उन लोगों की बातें उस पल को तोड़ देती हैं। जब वो फिर से उसके लंगड़े होने की बात करते हैं, वो हैंडसम आदमी उसके पैरों की तरफ देखने लगता है। उसे पता चलता है कि बस उसकी एड़ी में दिक्कत है। साही ये सब सुनकर अंदर से परेशान होती है, लेकिन बाहर से खुद को संभालती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। तभी वो आदमी उसे थाम लेता है। ये पल और भी शर्मिंदगी से भर जाता है। वो उसे पकड़े रहता है और पूछता है, क्या वही लड़की है जिसके बारे में बात हो रही थी? लेकिन साही झटके से खुद को छुड़ा लेती है, हल्का सा झुककर नमस्ते करती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अपना काम खत्म करके वो अपनी दादी के पास योंगवांग गेस्ट हाउस के मुख्य भवन में जाती है। वहां पहुंचकर बताती है कि वो उनके बुलाने पर आई है। उसकी दादी उसे एक जवान औरत मिन योजिन से मिलवाती हैं, जो जंगमून एंटरप्राइजेस से आई है। वही खास मेहमान है। साई सम्मान से उनका अभिवादन करती है और खुद को उनका सहायक बताती है। मिन योजिन उसे ध्यान से देखती रहती है, उसके बोलने के खत्म होने का इंतजार करती है और फिर पूछती है, क्या वही पोती है जिसके बारे में बात हुई थी? साई बताती है कि नहीं, असल में वो मिसेस चुन हैं जो बीमार हैं और अभी उनकी जगह वही काम संभालेगी। ये कहते हुए वो अपने अंदर की घबराहट और जिम्मेदारी दोनों को महसूस करती है। हैरानी की बात यह होती है कि मेहमान उन सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है और बस इस बात पर ध्यान देती है कि उसकी जगह काम करने वाली लड़की कितनी खूबसूरत है। उसके अनुसार साही इतनी सुंदर है कि वो उस बूढ़ी औरत की, उस सीईओ यंग के बारे में कई बातों को गंभीरता से ले ही नहीं पा रही। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है और साही की दादी साफ तौर पर असहज हो जाती हैं, लेकिन एक झूठी मुस्कान के पीछे अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश करती है। वो तुरंत बात को मोड़ने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि उनकी ये लड़की तो गांव की है और किसी सीईओ की खूबसूरती से मुकाबला नहीं कर सकती। वो जल्दी से जल्दी विषय बदलना चाहती हैं, इसलिए साही को चाय लाने भेज देती हैं। आज्ञाकारी साही चुपचाप बाहर निकल जाती है, लेकिन जाते हुए उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टेबल पर पहले से चाय रखी हुई है और उसकी दादी का चेहरा भी अजीब लग रहा था। वो समझ जाती है कि दादी शायद किसी और को दिखाना चाहती हैं और वो तय करती है कि वो उनके रास्ते में नहीं आएगी। कमरे के बाहर खड़ी होकर वो चुपके से बातें सुनती है, जहां उसके बारे में कहा जा रहा होता है कि वो अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन हाथों से काम करने में माहिर है।
साथ ही ये भी सुना कि योजिन को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उसे साही की मदद से कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर योजिन थोड़ी सहानुभूति भरे अंदाज में जवाब देती है और कहती है कि उसे साही पर तरस आता है और वो एक अच्छे डॉक्टर को जानती है जिससे उसका इलाज कराया जा सकता है। दादी भी नकली चिंता दिखाते हुए इस बात से सहमति जताती हैं और फिर बाहर आकर साही से बात करती हैं, लेकिन बाहर आते ही उनका असली रूप सामने आ जाता है और वो साही के सुंदर चेहरे को सख्ती से पकड़कर उससे पूछती हैं कि उसने मेहमान के स्वागत के लिए मेकअप क्यों किया। वो खुद ही उसका मेकअप साफ कर देती हैं और उसे याद दिलाती हैं कि उसे इस गेस्ट हाउस में रहने का अधिकार सिर्फ उस परिवार की वजह से मिला है जिन पर वो एहसानमंद हैं। वो सख्ती से कहती हैं कि जब तक मिसेस चुन वापस नहीं आती तब तक उसे योजिन की सेवा करनी है और ठीक से व्यवहार करना है। फिर बताती हैं कि अब डिनर का समय है और एनेक्स खाली रहेगा, इसलिए वो उसे आदेश देती हैं कि जब सब बाहर हों तो वो कमरों को आरामदायक बनाएं। दादी के जाने के बाद साही खुद की पीठ थपथपाती है कि उसका अंदाजा सही था और उसे मेहमान के सामने सावधान रहना होगा। वो तय करती है कि वो योजिन से दूरी बनाए रखेगी और उसे परेशान नहीं करेगी, चाहे उसने ऐसा कहा हो या नहीं। वो इन्हीं ख्यालों में खोई होती है कि गलती से उसी हैंडसम आदमी के कमरे में चली जाती है जो पहले मिला था। उस वक्त वो कपड़े बदल रहा होता है। एक पल के लिए वो उसके शरीर को देखकर हैरान रह जाती है, फिर अपनी गलती समझकर तुरंत माफी मांगती है और वहां से निकलने का फैसला करती है। उसे बुरा लगता है कि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। वो खुद को डांटती है कि उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि डिनर का समय था और उसे पहले जांच लेना चाहिए था। वो खुद को समझाती है कि शायद सब ठीक है, क्योंकि वो आदमी ज्यादा नाराज नहीं लगा। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो उसकी परछाई में घिरी हुई है और वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। वो हिचकिचाती है, लेकिन फिर भी मान जाती है। इस बार वो आदमी पूरी तरह कपड़े पहने होता है, जिससे वो थोड़ा सहज होकर अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगती है। वो आदमी भी कहता है कि बिना दस्तक दिए अंदर आना गलत है। अपने बचाव में साही कहती है कि उसे लगा सब डिनर के लिए जा चुके हैं और फिर से माफी मांगती है। वो आदमी उसे आश्वासन देता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। साही फिर से कुछ पलों के लिए जड़ हो जाती है और घबराते हुए सोचती है कि वो आदमी उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वो दरवाजे तक पहुंचकर रुकता है जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन तभी उसका स्टाफ आकर उसे सीईओ जंग त्योन कहकर बुलाता है और बताता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस और हेडक्वार्टर की मीटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। वो उसे अभी चलने के लिए कहता है, जिससे साही को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाने की बात करती है, सीईओ त्योन उसे आदेश देता है कि वो उसके कमरे में डिनर लेकर आए। ये सुनकर वो चुप रह जाती है और वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके लिए ये रात काफी थकाने वाली होती है और अगली सुबह एक नई शुरुआत के साथ आती है। योजिन सुबह प्रार्थना से दिन की शुरुआत करती है और प्रार्थना करते हुए कंपनी और तयोन के बारे में सोचती है। वहीं दूसरी तरफ तयोन अपने काम में व्यस्त रहता है। जब वो ये देखती है तो उसे फोन करके बुलाती है और आदेश देती है कि वो भी उसकी तरह प्रार्थना करे। वो उसे याद दिलाती है कि वो उसकी माँ है, इसलिए उसकी बात माने। लेकिन तयोन उसकी बात नहीं मानता। तब वो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो जानती है कि वो नाराज है, क्योंकि उसे कोरिया आते ही यहाँ आने के लिए मजबूर किया गया। वो ये भी कहती है कि इसमें उसका कोई बस नहीं था, क्योंकि ये चेयरमैन का फैसला था। फिर भी वो चाहती है कि वो इसे अपने लिए एक ब्रेक की तरह ले, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही साही वहां पहुंच जाती है और माहौल फिर से थोड़ा भारी और अजीब हो जाता है। वो अंदर आने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही तयोन उसकी आवाज पहचान लेता है। जैसे ही वो ठंडा पानी लेकर अंदर आती है जो योजिन ने मांगा था, उनकी नजरें मिलती हैं और साही को फिर से अजीब सा महसूस होता है, जैसे वो उसे फिर से घूर रहा हो। फिर भी वो खुद को संभालती है और उसकी माँ से बात करती है, लेकिन अचानक योजिन उससे सवाल करने लगती है। उसे साही का नाम पता होता है, लेकिन वो उसकी उम्र जानना चाहती है। जैसे ही साही बताती है कि वो 28 साल की है, उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है और वो पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। साही शांत होकर कहती है कि नहीं है। तब योजिन पूछती है, क्यों? जब वो शादी और डेटिंग की सही उम्र में है। साई समझ जाती है कि इस बात को खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है और कह देती है कि उसे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। हैरानी की बात यह होती है कि योजिन उसकी बात का समर्थन करती है और उसकी तारीफ करती है कि वो खूबसूरत और जवान है। उसके अनुसार अभी उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो अपनी मर्जी से जी सकती है। बाद में जब सही इंसान मिलेगा तब शादी कर सकती है। उसके हिसाब से डेटिंग और शादी में बहुत झंझट होते हैं और इस बात पर दोनों सहमत हो जाती हैं। लेकिन तयोन इस बात से सहमत नहीं होता और हल्का सा हंस देता है, जिससे उसकी मां नाराज हो जाती है। वो उसे पूछती है, क्या उसने कुछ मजाकिया कहा? वो कहता है कि उसकी बात तो मोटिवेट करने वाली थी, लेकिन वो जवाब देती है कि वो उससे बात नहीं कर रही थी, उसकी हालत अलग है और उसे कंपनी संभालने के लिए एक भरोसेमंद साथी चाहिए।
वो आगे कहती है कि उसने सोचा था यहाँ आकर वो अपना खाली समय कैसे बिताएगा, इसलिए वो उसे ब्लाइंड डेट्स पर जाने का सुझाव देती है। वो खुद उन डेट्स को सेट करने की योजना बनाती है, लेकिन उसे ये भी नहीं दिखता कि उसका बेटा और साही एक दूसरे को देख रहे हैं। आखिरकार वो हार मान लेती है और मुड़ जाती है। जब योजिन उसे याद दिलाती है कि वो सियोल में हमेशा बिजी होने का बहाना करता था। अब चेयरमैन ने उसकी वो वजह ही खत्म कर दी है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक लिफाफा ढूंढने लगती है। वो साही को देती है ताकि वो अपनी दादी को दे दे। उसमें उसके बेटे के लिए ब्लाइंड डेट पार्टनर्स की लिस्ट होती है। वो चाहती है कि दादी उस लिस्ट को देखे और तय करे कि कौन उसके लिए सबसे सही है। ये सब करने के बाद वो उसे लेकर वहां से चली जाती है, शायद उससे और बात करने के लिए। वो कहती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि ये सब जल्दी खत्म हो। पहले वो उन लड़कियों से मिले और जब कोई पसंद आ जाए तब आगे बढ़े। आखिरकार तयोन मान जाता है, लेकिन उसकी माँ के लिए ये काफी नहीं है। वो जानना चाहती है कि क्या उसे ये आइडिया सच में पसंद है या उसका ध्यान कहीं और है, और वो कहीं और साही है। इसलिए वो उससे पूछती है क्या वो उसका ध्यान खींच पाई है, और कहती है कि वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब वो पूछती है कि क्या वो उसके टाइप की है, तो तयून हंस देता है और बता देता है कि वो उसकी चाल समझ चुका है। योजिन हैरान होकर मान जाती है और पूछती है क्या वो बहुत साफ दिख रहा था। वो बस उसे सलाह देता है कि वो अंदर जाकर आराम करे, क्योंकि वो थकी हुई लग रही है। फिर वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है और सोचता है कि अगर उसे किसी में दिलचस्पी होगी तो उसे बस एक कदम बढ़ाना होगा। वो मानता है कि साही खूबसूरत है, लेकिन वो खुद को बेवकूफ बनाकर किसी बेकार सपने के पीछे समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ योंगवोंग के परिसर में साही एक कमरे से दूसरे कमरे में साफ चादरें बदल रही होती है। वो थोड़ा तनाव महसूस कर रही होती है और सोचती है कि शायद थकान की वजह से है। वो दादी को लिफाफा दे चुकी है जैसा उसे कहा गया था, और अब सारे काम खत्म करके अपने कमरे में जाने का सोच रही है। अगला कमरा तयून का होता है। कल जो हुआ था उसे याद करके वो इस बार अंदर जाने से पहले पूछने का फैसला करती है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो मान लेती है कि अंदर कोई नहीं है और राहत महसूस करती है। वो जल्दी से काम खत्म करके निकलना चाहती है। तभी उसकी नजर उस खाने पर पड़ती है जो वो कल रात लाई थी, और वो अभी तक वैसे का वैसा पड़ा है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है कि उसने मंगवाया भी और खाया भी नहीं। इससे साही ये सोचने लगती है कि तयून शायद ऐसा इंसान है जिसे बचपन से सब कुछ मिला है, इसलिए वो लोगों पर हुक्म चलाने से नहीं हिचकिचाता। लेकिन उसे ये बात परेशान करती है कि वो उसे बार बार अजीब नजरों से देखता है। जैसे आज सुबह भी जब वो उसकी माँ से बात कर रही थी तो वो बिना छुपाए उसे घूर रहा था। आखिर में वो तय करती है कि भले ही उनका बार बार सामना हो रहा है, लेकिन वो उससे दूर ही रहेगी। वैसे भी वो यहां ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है और उसे शादी के लिए लड़कियों से मिलना है। खुशकिस्मती से इस बार अपने ख्यालों में खोई होने के बावजूद वो बिना उससे टकराए उसका कमरा ठीक कर लेती है। अब उसे बस कमरे से बाहर निकलना होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान भटक जाता है और उसे मिसेस चुन की वो बात याद आती है जो उन्होंने योंग वोंग के बारे में कही थी। उन्होंने बताया था कि कुछ मेहमान इस जगह का इस्तेमाल अपने छुपे हुए रिश्तों और अफेयर्स के लिए करते हैं। ये सोचकर साही को शक होने लगता है कि शायद तयोन भी वैसा ही है। वो उसे बेशर्म समझने लगती है, भले ही वो शादीशुदा नहीं है। ऊपर से एनेक्स में दो कमरे हैं, एक उसका और दूसरा उसकी माँ का। दोनों कमरे इतने दूर भी नहीं हैं, और साही को लगता है कि वो बिना किसी शर्म के वहां अपने निजी पलों में लगा रहता होगा। दिन के आखिर में वो अभी भी सफाई कर रही होती है। तभी तयोन वापस लौट रहा होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक जाने पहचाने चेहरे से होती है, एक चश्मा पहने आदमी जो उसे बताता है कि उसका कमरा अभी साफ किया जा रहा है। वो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन तयोन का ध्यान सिर्फ अपने कमरे पर होता है। तभी साही बाहर आती है और उनकी नजरें फिर से मिलती हैं, जिससे माहौल अजीब हो जाता है। फिर भी वो खुद को संभालती है और उनके पास जाती है। तभी वो चश्मे वाला आदमी उससे बात शुरू करता है। वो सबसे पहले ये पक्का करता है कि वो गेस्ट हाउस में काम करती है, और फिर खुद को सीईओ का सेक्रेटरी बताता है। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ वो साही को धन्यवाद देता है कि वो यहाँ उनके ठहरने का ध्यान रख रही है। साही शालीनता से उसकी बात स्वीकार करती है और साथ ही वहां से निकलने का मौका ढूंढती है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, तयोन उसे रोकता है और उसे एक ड्रिंक थमा देता है। ये एक अच्छा इशारा लगता है, लेकिन तभी उसे वो सब याद आता है जो उसने उसके कमरे में देखा था, और वो उसे गलत नजर से देखने लगती है। इसी सोच के चलते वो ड्रिंक लेने से मना कर देती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है।
जाते हुए तयोन बस उसे देखता रह जाता है और उसके दिमाग में उसके शब्द गूंजते रहते हैं। नहीं, मैं ठीक हूं, मैं अब चलती हूं। वो हैरान रह जाता है कि बस 3 वाक्य कहकर वो ऐसे भाग गई जैसे उससे डरती हो। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि वो उससे सतर्क रहने लगी। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है और टेबल पर रखा एक बॉक्स देखता है, तो उसे शक होता है कि ये उसकी मां ने भेजा होगा और शायद साही ने इसे देख लिया, इसलिए वो अजीब बर्ताव कर रही थी। ये सोचकर उसे ये सब और दिलचस्प लगने लगता है। अब उस बॉक्स की बात करें तो तयोन जानता है कि उसकी मां खुद इसे यहां नहीं लाई होगी, क्योंकि वो अभी कुछ ही देर पहले अलग हुए थे। उसे लगता है कि उसने सेक्रेटरी किम को यह काम दिया होगा, लेकिन वो अनजान बनने का नाटक करता है। बेचारा सेक्रेटरी आखिरकार घबरा जाता है और उसकी बेचैनी उसके हाव भाव से साफ झलकने लगती है। आखिर में तयोन उसे डांटता नहीं बल्कि बस कहता है कि अगली बार जब वो उसकी मां का काम करे तो थोड़ा समझदारी से करे। सेक्रेटरी माफी मांगता है, लेकिन तयोन उसे भूल जाने को कहता है और खुद कुर्सी पर बैठकर परेशान सा दिखने लगता है। उसके बदले हुए मूड को देखकर किम को लगता है कुछ गड़बड़ है और वो पूछता है क्या उसकी मां के साथ कुछ हुआ है। लेकिन तयोन को खुद नहीं पता, बस इतना जानता है कि वो तनाव में है। ये सुनकर सेक्रेटरी भी मानता है कि वो भी परेशान है, इसलिए वो योजन की हालत समझ सकता है। अब तयोन जानना चाहता है कि वो किस बात से परेशान है। तब वो बताता है कि वो इसलिए तनाव में है क्योंकि वो लोग उसके बॉस को दबा रहे हैं और जंग तयून नाम के आदमी को बचा रहे हैं, जो पहले ही बर्बाद हो चुका है। ये आदमी दरअसल तयोन का बड़ा कजिन है, जिसे चेयरमैन ने कंपनी के कंस्ट्रक्शन ग्रुप में एक ऊंचा पद दिया था। शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर उसके गलत कामों की वजह से 8 बिलियन का गबन सामने आया। उसकी खराब चालाकी ने तयोन को मौका दिया कि वो उसे गिरा सके, लेकिन दुर्भाग्य से चेयरमैन बीच में आ गए और उसे बचा लिया। वो बार बार उसे बचाते हैं और ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तयोन को कंट्रोल में रख सकें। तयोन को यकीन है कि चेयरमैन यंग उसे कंपनी आसानी से नहीं देंगे और वो खुद उसे छीनने के लिए तैयार है। उसके प्लान अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिलहाल वो सेक्रेटरी से स्प्रिंग बास्केटबॉल गेम के बारे में पूछता है, जो 2 हफ्तों में होने वाला है। उसे बताया जाता है कि उसकी जानकारी बिल्कुल सही है और क्लब ने उन्हें इनविटेशन भी भेज दिया है। वो तय करता है कि वो इस मामले को देखेगा और मानता है कि 2 हफ्तों में सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो ये आइडिया उसका नहीं था, इसलिए चेयरमैन समझ जाएंगे। दिन के बाद में सही आराम कर रही होती है और सुबह की घटनाओं को याद कर रही होती है। अब सोच के उसे लगता है कि उसे ड्रिंक ले लेना चाहिए था और उससे इतना ठंडा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो अभी भी उसी के बारे में सोच रही होती है और आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना करती है कि मिसेस चुन जल्दी ठीक हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो वो वापस काम संभाल लेंगी और उसे फिर तयोन से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अचानक उसका ध्यान एक मैसेज से टूटता है। ये मैसेज किम जावन का होता है, जो कहता है कि उसके पास उसके लिए एक अच्छी खबर है। यह सुनकर साही उत्सुक हो जाती है और उसे कॉल करने का फैसला करती है। जैसे ही वो कॉल उठाता है, साही सीधे मुद्दे पर आती और पूछती है क्या बात है। लेकिन वो थोड़ा झिझकता है और पहले ये कहता है कि वो बिना हेलो बोले सीधे मुद्दे पर कैसे आ सकती है। फिर बताता है कि वो जल्द ही उससे मिलने उसके घर आने वाला है। ये सुनकर साही हैरान रह जाती है, लेकिन वो बिना रुके उससे बाहर आने के लिए कह देता है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और माहौल अचानक फिर से बदल जाता है। आमतौर पर वो ऐसा नहीं करती, लेकिन जब वो कहता है कि बात बहुत जरूरी है, तो साही मान जाती है और उसकी बात सुनने का फैसला करती है। अच्छा ये होता है कि उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और वो जल्दी ही वहां पहुंच जाता है, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए हुए। जान की खुशी इस बात से होती है कि वो दोनों काफी समय बाद मिल रहे हैं, लेकिन साही का ध्यान सिर्फ उस जरूरी बात पर होता है जो उसने फोन पर कही थी। वो उसे डांटता है कि वो हमेशा सीधे मुद्दे पर आ जाती है और फिर उसे एक चिट्ठी थमा देता है। साही पढ़ने से पहले पूछती है ये क्या है, और ये सुनकर हैरान रह जाती है कि ये विदेश में पढ़ाई के लिए सिफारिशी पत्र है। वो और जानकारी मांगती है, लेकिन जान उसे कहता है कि पहले ध्यान से पढ़ें, क्योंकि भेजने वालों को अगले 2 हफ्तों में जवाब चाहिए। उसके मुताबिक ये एक सुनहरा मौका है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसे बस बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। जान चाहता है कि वो इसे गंभीरता से सोचे, और जैसे ही वो जाने लगता है, उसे सिगरेट की गंध महसूस होती है। वो तुरंत पूछता है कौन धूम्रपान कर रहा है,
और हाथ हिलाकर धुआं हटाने की कोशिश करता है, लेकिन साही उसे रोक देती है। अचानक वो देखती है कि उसकी नजर कहीं और टिकी हुई है। वो मुड़कर देखती है तो वहां तयोन खड़ा होता है। उसकी मौजूदगी से तीनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा और घूरने वाला पल बन जाता है। उस वक्त जान को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो उस पल में खो जाता है जब तक साही उसे आवाज देकर होश में नहीं लाती। तयोन से बचने के लिए साही जल्दी से कहती है कि वो लोग गाड़ी में बैठकर बात करें, लेकिन जान उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि उसे उससे कोई बात नहीं करनी। फिर भी साही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना उसकी बात सुने वहां से चला जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है। साही को यकीन होता है कि तयोन ने उन दोनों को बच्चों की तरह झगड़ते हुए देखा होगा। वो पीछे मुड़कर देखती है कि क्या वो अब भी उसे देख रहा है, लेकिन वो जा चुका होता है। उसे लगता है कि जब भी वो उससे मिलती है, कुछ ना कुछ परेशान करने वाला ही होता है, और वो सोचती है क्या उसे इस बात से चिढ़ने का हक है। आखिर वो सिर्फ एक मेहमान है और उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे रात हो जाती है और साही को आखिरकार फुर्सत मिलती है कि वो उस सिफारिशी पत्र को आराम से पढ़ सके। वो उसे देखती रहती है और सोचती है कि अब ये मौका क्यों आया, जब वो पहले ही अपने सपनों से हार मान चुकी थी। यहां आने से पहले उसने 4 साल फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की थी, लेकिन उसे कभी नहीं लगा कि ये उसके लिए एक करियर बन सकता है। अब वो इस मौके के बारे में सोच रही है, क्योंकि वो वैसे भी जल्द ही गेस्ट हाउस छोड़ने का सोच चुकी है। वो अभी भी अपने फैसले को लेकर उलझी हुई होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई खुद को उसका अंकल बताता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो उसे अंदर बुलाने ही वाली होती है, लेकिन उसके सजे संवरे रूप को देखकर रुक जाती है। वो मजाक में सोचती है कि शायद वो किसी डेट से लौट कर आया है, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर देता है और उसे एक फास्ट फूड पैकेट देता है जो वो रास्ते में उसके लिए लाया था। साही हैरान रह जाती है कि ये हॉट डॉग है, लेकिन उसका अंकल ज्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि उसने सुना है साही ने डिनर छोड़ दिया था। ये उसकी तरफ से एक प्यारा सा ख्याल होता है और साही उसे धन्यवाद देती है। लेकिन फिर वो उससे यंग फैमिली के बारे में पूछता है और उन खास मेहमानों के बारे में। वो जानना चाहता है क्या उसे पता है कि कल उनका परिवार अपने दिवंगत सदस्य को श्रद्धांजलि देने वाला है। साही को ये बात पता होती है और वो मन ही मन खुश होती है कि कल उसे उस अजीब परिवार से नहीं मिलना पड़ेगा। दूसरी तरफ उसका अंकल अभी भी यंग परिवार के बारे में बात कर रहा होता है और बताता है कि कैसे हर कोई कंपनी को संभालने के लिए मेहनत कर रहा है। उसके मुताबिक जब उनका पहला बेटा गुजर गया था तो पूरा परिवार बिखर गया था। डर और चिंता से सबके चेहरे उतर गए थे, क्योंकि उन्हें अपने बड़े नाम की जिम्मेदारी का डर सताने लगा था। साही को याद आता है कि उस समय पूरा परिवार चेयरमैन यंग से भी डरता था। वो सोचती है कि उस वक्त तयोन कहाँ था। तब पता चलता है कि वो उस समय सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट था। वो छोटा जरूर था, लेकिन अपने भाई की मौत से ज्यादा टूटा हुआ नहीं दिखा। उसने उस दो के अंकल ने उसे देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वही एक दिन यंग मून कंपनी को संभालेगा। ये सब सुनकर साही गहरी सोच में डूब जाती है और उसका मन 9 साल पहले की उस बर्फीली शाम की यादों में खो जाता है। वो अपने खोए हुए युंग मून वारिस के समारोह वाले दिन को याद करती है। उस दिन उसे याद आता है कि तयोन भी वहां आया था, लेकिन वो सब बहुत पुरानी बात है और आज साही अपने दिन को शांति से बिताना चाहती है। मेहमान सब श्रद्धांजलि देने में व्यस्त हैं। ये सोचकर वो मुस्कुरा देती है कि उसे किसी से सामना नहीं करना पड़ेगा और कोई अजीब पल नहीं बनेगा। इसी को पक्का करने के लिए वो एनेक्स की तरफ जाती है ताकि उनके लौटने से पहले कमरे साफ कर सके। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी टक्कर उसी इंसान से हो जाती है जिससे वो बचना चाहती थी। वो उसे तब तक नहीं देखती जब तक वो उसे आवाज नहीं देता, और जैसे ही वो ऊपर देखती है उसे उसके खुले हुए बटन नजर आते हैं। माहौल और अजीब हो जाता है जब वो उससे एक मदद मांगता है। वो पूछता है क्या उसके पास थोड़ा समय है, और साही हाँ कह देती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती है कि वो इस हालत में उससे मदद क्यों मांग रहा है।
उसे शक होता है कि उसने अपनी मां की गैर मौजूदगी में किसी लड़की को यहां लाया होगा और अब उससे सफाई करवाना चाहता है। लेकिन सच उससे बिल्कुल अलग होता है। असल में उसे अपनी शर्ट के 2 टूटे हुए बटन सिलवाने होते हैं। ये सुनकर साही थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि वो शर्ट उतार दे ताकि वो अपना सिलाई का सामान लेकर उसे ठीक कर सके। तभी तयोन उसे बताता है कि उसका 30 मिनट में वीडियो कॉन्फ्रेंस है और पूछता है क्या वो तब तक काम पूरा कर पाएगी। अब साही सोचती है कि उसके कमरे तक पहुंचने में ही 15 मिनट लग जाएंगे और फिर वहां जाकर सिलाई करके वापस लाना होगा। ये संभव नहीं लगता। तभी तयोन कहता है कि वो दोनों साथ में उसके कमरे तक चल सकते हैं। साही पहले तो मना करने वाली होती है, लेकिन वो समझाता है कि इससे वो अपना काम करके वापस आ सकती है और वो सीधे अपनी मीटिंग के लिए जा सकेगा। वो ये भी कहता है कि उसके कमरे से उसके कमरे तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन साही कहती है कि उसकी चाल से तो 5 मिनट ही लगेंगे। फिर भी वो उसके लिए धीरे चलने को तैयार हो जाता है और दोनों साथ चल पड़ते हैं। शुरुआत में वो तेज चलता है, लेकिन फिर उसे याद आता है और वो अपनी चाल धीमी कर लेता है ताकि साही उसके साथ चल सके। करीब 15 मिनट बाद वो उसके कमरे तक पहुंचते हैं, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने में साही को दिक्कत होती है। ये देखकर वो मदद की पेशकश करता है, लेकिन साही मना कर देती है और कहती है कि वो खुद कर सकती है। फिर भी वो जिद करता है और कहता है कि वो उसे सहारा दे, क्योंकि वो उसे खुद को खराब इंसान नहीं दिखाने देगा। आखिरकार साही मान जाती है और उसका सहारा लेती है। ऊपर पहुंचकर वो उसका धन्यवाद करती है और अंदर जाकर अपना सिलाई का सामान लेने लगती है। अंदर से वो उसे कहती है कि वो शर्ट उतार कर दे दे। फिर वो अपने मन में तय करती है कि वो दोबारा उससे उलझेगी नहीं और जैसे ही शर्ट ठीक हो जाएगी वो उसे भेज देगी। वो अपना सामान ढूंढकर काम शुरू करने की तैयारी करती है और उसे अंदर आकर शर्ट उतारने को कहती है। तभी उसे अचानक एक कॉल आता है जो एक पब्लिशिंग कंपनी के सीईओ का होता है। वो धीरे से कॉल उठाती है, लेकिन सामने वाला उसकी आवाज पर ध्यान नहीं देता और सुबह भेजी गई फाइल के बारे में पूछता है। दरअसल उसने गलत फाइल भेज दी थी और वो चाहता है कि वो दोबारा भेजे, लेकिन साही उस वक्त व्यस्त होती है और कहती है कि वो 1 घंटे में वापस संपर्क करेगी। तभी तयोन शर्ट उतारकर उसे दे देता है और कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा जाती है। इन कुछ पलों में कॉल पर वाला आदमी समझता है कि लाइन कट गई है और परेशान हो जाता है। वहीं साही कॉल भूलकर तयोन के बेदाग शरीर को देखती रह जाती है। फिर अचानक उसे होश आता है और वो जल्दी से बटन लेकर सिलाई शुरू करने लगती है। काम शुरू करने से पहले वो उसे अंदर जाने को कहती है, क्योंकि बाहर ठंड है। वो बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है और साही शर्ट सिलने लगती है। लेकिन सिलते वक्त उसे अजीब सा लगता है, जैसे तयोन उसे देख रहा हो। वो उसकी नजरों को महसूस करती है और देखने के लिए सिर उठाती है, लेकिन ये उसकी गलती बन जाती है और वो गलती से अपनी उंगली में सुई चुभा लेती है। उसके हाथ से थोड़ा खून निकलकर शर्ट पर गिर जाता है। अब वो घबरा जाती है और सोचती है कि उसकी वजह से उसकी मीटिंग खराब हो जाएगी। उसे लगता है कि उसके पास ज्यादा शर्ट नहीं होंगी और वो उसे बताने ही वाली होती है। तभी वो पूछता है, क्या वो काम खत्म कर चुकी है? साही हाँ कहती है, लेकिन उस दाग की चिंता उसे सताती है। हैरानी की बात यह होती है कि तयोन उस दाग पर ध्यान ही नहीं देता और उल्टा उससे पूछता है, क्या उसका कोई काम है? साही कहती है कि हाँ, उसका काम है और सोचती है कि क्या वो उसे बेरोजगार समझ रहा है, क्योंकि वो हर वक्त छोटे छोटे काम करती दिखती है। तयोन पूछता है वो क्या काम करती है, तो साही बताती है कि वो एक राइटर है। ये सुनकर वो थोड़ा प्रभावित होता है और पूछता है क्या वो मशहूर है। साही इसका सीधा जवाब नहीं दे पाती, लेकिन कहती है कि शायद थोड़ी बहुत है। और ये सुनकर तयोन की दिलचस्पी और बढ़ जाती है और माहौल फिर से एक अजीब सी खामोशी और जिज्ञासा से भर जाता है। लेकिन उससे पहले कि वो उससे कुछ और पूछ पाता, सही खुद ही कह देती है कि वो इंटरनेट पर जाकर देख सकता है कि वो मशहूर है या नहीं। उसके इस जवाब पर तयोन हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसे धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाता है। जाते हुए वो उसे आराम करने के लिए भी कहता है, क्योंकि उसकी माँ शाम तक लौट आएंगी। कुछ ही देर में सीन बदल जाता है, जहां साही उसे जाते हुए देखती है और वो अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाता है। कॉन्फ्रेंस में बाकी लोग जरूरी बातें और आंकड़े बता रहे होते हैं, लेकिन तय्योन का ध्यान कहीं और ही होता है। उसका दिमाग बार बार सही और उसकी लिखाई पर जा रहा होता है। आखिरकार वो अपना फोन निकालता है और उसके बारे में सर्च करता है।
सच में वो एक नॉवेल राइटर होती है जैसा उसने कहा था। उसकी किताब कॉटन डस्ट देखकर वो हैरान रह जाता है और उसका रिएक्शन देखकर सेक्रेटरी किम पूछता है, क्या कोई दिक्कत है? त्योन कहता है कि नहीं, सब ठीक है। लेकिन असल में वो उसकी किताब देखकर चौंक गया था। उसके चेहरे की मुस्कान बताती है कि वो इस बात को बाद में जरूर छेड़ेगा, भले ही साही को याद भी ना हो। इस वक्त यंग फैमिली के बाहर होने की वजह से साही को योंगवांग में शांति और सुकून मिल रहा होता है। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा होता है। तभी ली हेंगू वहां आ जाता है और उस सुकून को तोड़ देता है। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है और चेहरे पर चालाक सी मुस्कान। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ थी। शायद वो उम्मीद कर रहा होता है कि साही भी मुस्कुराकर जवाब देगी, लेकिन साही उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है, जिससे उसका घमंड आहत हो जाता है। उसके ठंडे व्यवहार के बावजूद यंगू पीछे नहीं हटता और पूछता है कि वो उसे नजरअंदाज क्यों कर रही है। साई बिना भाव बदले कहती है कि जो काम वो करने आया है वो करे और फिर चला जाए। वो जवाब देता है कि वो उससे मिलने आया है और उसे गुलदस्ता थमा देता है। फिर सीधे मुद्दे पर आकर उससे शादी के लिए कह देता है। उसके प्रपोजल के बाद वो अपने दिल की बातें बताने लगता है, लेकिन साही चुप हो जाती है। उसे कुछ दिन पहले की उसकी बातें याद आती हैं और वो उससे पूछती है कि उसकी कीमत क्या है। हियंगो इस सवाल के लिए तैयार नहीं होता और समझ नहीं पाता। तब साई साफ करती है कि वो जानना चाहती है कि वो उसके लिए कितना देने को तैयार है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता और साही को ये सब एक दिखावा लगता है। जब वो कुछ नहीं कह पाता तो वो कहता है कि उसकी दादी ने कहा था कि वो उसके लिए सही है। इस पर साही ताना मारती है कि फिर वो उसकी दादी से ही शादी कर ले। ये बात उसे अंदर तक चुभ जाती है। गुस्से में वो उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि वो कब तक खुद को खास दिखाने का नाटक करेगी। सही मानती है कि वो कोई खास नहीं है, लेकिन ये वजह नहीं है कि वो उससे शादी करे। उसके लिए वो सिर्फ एक छोटा और बदसूरत पुराना क्लासमेट है। वो उसे जबरदस्ती खींचने लगता है और सही पूरी ताकत से उसका विरोध करती है। वो चिल्लाने लगती है और तभी अचानक तयोना वहां आ जाता है और बीच में दखल देता है। हेंगू उससे पूछता है क्या वो उसे जानती है, लेकिन साही कुछ नहीं कह पाती और नजरें फेर लेती हैं। तभी वो अचानक कमजोर पड़कर गिरने लगती है। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हो चुका होता है और उसके पैरों में ताकत नहीं बचती। लेकिन तयोना उसे ऐसे नहीं छोड़ता। वो उसके पास आता है और पूछता है क्या उसने उसका काम कर दिया। साही कुछ नहीं कहती तो वो उसका बैग उठाकर देखता है और फिर हियंगू को ताना मारते हुए उसे सस्ता फूल बेचने वाला कहता है, जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। वो उसे और चिढ़ाने के लिए मुस्कुराता है और अपना वॉलेट निकालकर उसे पैसे देता है। 1 लाख थमाता है लेकिन फूल नहीं लेता। फिर साही का बैग पकड़कर उसे उठने में मदद करता है। साही पहले हिचकिचाती है लेकिन फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और वहां से निकल जाती है। ह्यंगू गुस्से में रह जाता है और सोचता है कि उस आदमी को क्या हक है साही को ऐसे ले जाने का और उसे पैसे देकर नीचा दिखाने का। उसे अफसोस होता है कि वो कुछ कर नहीं पाया। तभी साही की दादी वहां आती हैं और उसे पूछती हैं क्या वो साही से मिलने आया था। वो कहता है कि वो जा रहा है क्योंकि साही व्यस्त है। दादी पूछती हैं क्या साही ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया। वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो कोशिश करता रहेगा और उससे ज्यादा मिलने आएगा। लेकिन दादी उसे मना करती हैं और कहती हैं कि गेस्ट हाउस में एक खास मेहमान है, इसलिए उसे कम आना चाहिए और बेहतर होगा कि वो साही से कहीं बाहर मिले। हेंगू को तुरंत शक होता है कि वही आदमी होगा जिसने उसे अपमानित किया था। वो जानता है कि वो यंग मून कंस्ट्रक्शन का सीईओ युंग त्योन है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहता। वो दादी की बात मानने का दिखावा करता है और कहता है कि जवान लोगों को बाहर मिलना चाहिए ताकि उनके रिश्ते बढ़ सकें। फिर वो वहां से चला जाता है, चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान के साथ। जो कुछ हुआ उसके बाद वो सोचता है कि साही बहुत लालची है और खुद को ये कहकर समझाता है कि वो बस तयोन की रखैल बनकर रह जाएगी। भले ही अब उसके पास एक नया अनजान दुश्मन हो, लेकिन इस वक्त वो साही को उसके कमरे तक छोड़ने जा रहा होता है। वहां पहुंचकर वो उसका सहारा छोड़ देता है और साही उसे धन्यवाद देती है कि उसने पहले उसकी मदद की। लेकिन वो सामान्य तरीके से जवाब देने के बजाय कहता है कि उसने नोटिस किया है कि उसके आसपास काफी लड़के हैं। कोई उससे प्यार का इजहार करता है और कोई उसे शादी करना चाहता है। वो कहता है कि अगर वो किसी रिश्ते में होती तो उसे इन सब लड़कों के बारे में अपने पार्टनर को समझाना पड़ता। सही हैरान होती है, लेकिन समझाती है कि जो फूल लेकर आया था वो बस जिद्दी है और जो पहले मिला था जान वो उसका कॉलेज का दोस्त है। वो थोड़ा मजाकिया है, इसलिए वो आसानी से आई लव यू बोल देता है। असल में उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं होता। तभी साही को एहसास होता है कि उसे उसे ये सब समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो फिर से उसे धन्यवाद देती है और अपना सामान लेकर जाने लगती है। लेकिन तयोन कुछ पल रुकता है और फिर पूछता है क्या उसे हेंगू से निपटने में मदद चाहिए। सही उल्टा पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है।
तयोना कहता है कि ये उसके अपने फायदे के लिए भी है, क्योंकि वो यहाँ सुकून के लिए आया है और नहीं चाहता कि कोई चीज उसकी शांति भंग करे। इसलिए वो साही को इजाजत देता है कि अगर हिंगू उसे परेशान करे तो वो कह सकती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। वो कहता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, और जब ये परेशानी बन जाए तो वो कह सकती है कि उनका ब्रेकअप हो गया। ये एक अच्छा ऑफर होता है, लेकिन साही इसे मना कर देती है। वो कहती है कि वो खुद ध्यान रखेगी कि उसे कोई परेशानी ना हो, और अब वो जा सकती है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, तयोना उसे फिर रोकता है और उसका बैग देता है। साही कहती है कि वो बैग वो रख सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ राइस केक हैं। बाद में रात को नहाने के बाद तयोन बैग खोलकर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें राइस केक नहीं बल्कि टॉफी होती है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या राइस केक बदल गए या कुछ और हुआ। फिर मजाक में सोचता है कि साही एक शमन की पोती है, इसलिए शायद ये कोई चाल है। वो कहता है कि ये मीठा है लेकिन बुरा नहीं। ये साफ नहीं होता कि वो टॉफी की बात कर रहा है या साई की, लेकिन उसे यकीन होता है कि उसने उसके साथ कोई खेल खेला है। वहीं दूसरी तरफ योंगवांग में बीमार मिसेस चुन से मिलने साही जाती है। वो उससे पूछती हैं कि वो शहद वाले राइस केक कहाँ हैं जो उसे लाने थे, क्योंकि वो कुछ और ले आई है। साही शर्मिंदा होकर सामान्य बनने की कोशिश करती है और कहती हैं कि उसने वही मिठाई बनाने की कोशिश की जो उन्होंने पहले उसे खिलाई थी। मिसेस चुन उस अजीब से खाने को देखती हैं और कहती हैं कि साही ड्राइंग में अच्छी है लेकिन खाना बनाने में नहीं। फिर भी वो एक बाइट लेती हैं और ज्यादा प्रभावित नहीं होती। साही वादा करती है कि वो अगले दिन सही राइस केक लेकर आएगी, और उसे अफसोस होता है कि जो उसने आज खरीदे थे वो तयोन के पास छोड़ आई। वो और भी दुखी हो जाती है, लेकिन मिसेस चुन उसे समझाती हैं कि कोई बात नहीं। वो जानती हैं कि उसके पैर की हालत ऐसी है कि मार्केट तक जाना मुश्किल है, इसलिए वो उसे भूल जाने को कहती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसके कपड़े गंदे हैं और पूछती हैं क्या हुआ, लेकिन साही सवाल टाल देती है। मिसेस चुन उसे जाने देती हैं, लेकिन उसे सावधान रहने की सलाह देती हैं और पूछती हैं कहीं और चोट तो नहीं लगी। उनकी चिंता देखकर साही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो उसे मां की तरह संभालती हैं और उसे आराम करने को कहती हैं। जाने से पहले फिर उसे सावधान रहने को कहती हैं, और साही खुशी से वादा करती है कि वो ऐसा ही करेगी। अपने कमरे की तरफ जाते हुए साही मिसेस चुन के साथ बिताए समय को याद करती है, और उनकी डांट जो कभी खत्म नहीं होती थी वो उन्हीं ख्यालों में खोई होती है। जब वो घर पहुंचती है और दरवाजे पर वही राइस केक रखे हुए देखती है जो उसने तयोन को दिए थे, वो सोचती है क्या उसने ये उसके लिए वापस छोड़े हैं, और उसे याद आता है कि उसने उसे डेटिंग का बहाना इस्तेमाल करने को कहा था। वो सोच में पड़ जाती है कि वो इस समय उसके बारे में क्यों सोच रही है। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि दोनों के बीच कुछ बदल रहा है, लेकिन साही इस एहसास में ज्यादा डूबी हुई है, क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाती और बार बार कल की बातें याद करती रहती हैं। सुबह होते ही उसे फिर एनेक्स में काम करना होता है, और वो मन ही मन दुआ करती है कि आज उसका सामना तयोन से ना हो, लेकिन उसे खुद भी पता है कि यह नामुमकिन है। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर एनेक्स की तरफ जाती है और अंदर जाने से पहले झांक कर देखती है कि कोई है या नहीं। जब उसे लगता है कि कोई नहीं है तो वो अंदर चली जाती है, लेकिन वहां वही इंसान होता है जिससे वो बचना चाहती थी। तयोना उसे पहले नहीं देखता, क्योंकि वो अपने गोल्फ के सामान में व्यस्त होता है। साई धीरे से हेलो कहती है और अपनी मौजूदगी बताती है। वो बस हल्का सा सिर हिलाकर जवाब देता है, और माहौल फिर से वही अजीब सी खामोशी और अनकहे जज्बातों से भर जाता है। उसके हल्के से जवाब से साही को ठेस लगती है और उसे समझ नहीं आता कि उसने उसका अभिवादन स्वीकार किया भी या नहीं। खुद को और गुस्सा होने से रोकने के लिए वो वहां से निकल जाती है और उसकी मां के पास काम करने चली जाती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद सीन बदलता है, जहां योजिन अपने कमरे में किसी जानने वाले से फोन पर बात कर रही होती है और अपने बच्चों की डेटिंग लाइफ पर चर्चा कर रही होती है। साही को उनकी बातों से समझ आता है कि ब्लाइंड डेट शुरू होने वाली है। फिर भी वो अपने काम में लगी रहती है और उनकी बातों को अनदेखा करती है। जल्दी बातचीत इस बात पर आ जाती है कि शादी के लिए दोनों बच्चों की भावनाएं एक जैसी होनी चाहिए। फिलहाल ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन वो मानती है कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, और वो रिश्तेदार बनने की सोच से खुश होती है। साही सफाई करते हुए लगभग काम खत्म कर लेती है। तभी उसे योजिन के पैर के नीचे कपड़ा दिखता है। वो उसे निकालने में असहज महसूस करती है, लेकिन मजबूरी में उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी तयोन की मां उसे देख लेती हैं और धीरे आवाज में बात करने लगती हैं। जब साही सफाई खत्म कर देती है तो वो कॉल होल्ड करके उसे थम्स अप देती हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस कॉल पर जाती हैं, वो सामने वाले से कहती हैं कि सफाई करने वाली अभी चली गई। ये सुनकर साही के दिल को चोट लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि आसमान साफ हो चुका है, लेकिन तभी उसकी नजर तयोन पर पड़ती है, जो उसे देख रहा होता है।
वो झुककर उसे नमस्ते करती है और जल्दी से वहां से जाने लगती है, क्योंकि वो थकी हुई होती है। लेकिन उसका जाना इतना आसान नहीं होता। तयोन जानबूझकर गोल्फ बॉल उसकी तरफ मारता है और कहता है कि यह गलती से हुआ। फिर उससे कहता है कि वो उसके लिए बॉल उठा दे। साही समझ जाती है कि ये सब नाटक है, फिर भी वो बॉल उठाकर उसे दे देती है। वो फिर से झुककर जाने लगती है, तभी बॉल फिर से उसके पैरों के पास गिरती है। इस बार वो बिना कहे ही उसे उठा लेती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, और उसके चेहरे की वो हल्की मुस्कान उसे और चिढ़ा देती है। तयोन उससे पूछता है क्या उसे राइस केक पसंद आए। वो हाँ कहती है, लेकिन सोचती है कि वो इतने आराम से उससे बात क्यों कर रहा है जब उसकी माँ पास में हो सकती हैं। फिर भी वो जवाब देती है कि उसे अच्छे लगे। तब वो कहता है कि उसे टॉफी भी पसंद आई। ये सुनकर साही पहले तो हैरान हो जाती है और कहती है कि उसने उसे टॉफी नहीं दी थी। फिर उसे याद आता है कि दुकान वाले ने उसे फ्री में टॉफी दी थी। अब उसे समझ आता है कि वो टॉफी उसने खा ली। तयोन कहता है कि वो टॉफी उसके लिए नहीं थी और वो उसे खा गया, इसलिए माफी मांगता है। लेकिन ये साधारण माफी नहीं होती। वो कहता है कि उसे उसकी भरपाई करनी होगी। साही इस बात को तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसे पहले ही काफी मिल चुका है, और उससे कहती है कि वो अपनी बॉल ले ले ताकि वो जा सके। वो इस बात को आगे बढ़ाने ही वाला होता है, तभी सेक्रेटरी किम आ जाता है और अनजाने में साही को बचा लेता है। वो तयोन को बताता है कि मेंटेनेंस टीम का लीडर आ गया है और पूछता है क्या वो उसे बुलाए, क्योंकि तयोन नाराज लग रहा है। लेकिन वो मना कर देता है और खुद कॉल करने चला जाता है। साही के हाथ में अभी भी बॉल होती है और वो उसे देखते हुए असहज महसूस करती है। तभी सेक्रेटरी किम उसे पहचान लेता है और शालीनता से उसका अभिवादन करता है। वो आज का सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान लगता है। वो उससे उसके दिन के बारे में पूछता है और साही भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि वो अब जा रही है। वो उसे सावधानी से जाने की सलाह देता है और शायद उसे ये एहसास भी नहीं होता कि साही बॉल गिरा देती है। वो उसे जाते हुए देखता रहता है। तभी तयोन उसे बुलाकर कहता है कि वो फ्लर्ट करना बंद करे। किम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन तयोन उसे काम के दौरान फ्लर्ट करने का आरोप लगाता है, जिससे वो खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। तयोन जानता है कि वो निर्दोष है, इसलिए बात बदल देता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए एक किताब लाए। वो कहता है कि अगर वो नाम बता दे तो वो शाम तक ले आएगा। तयोन कहता है किताब का नाम कॉटन डस्ट है, जो साही की लिखी हुई है। जब किम पूछता है क्या ये काम से जुड़ी है, तो वो कहता है नहीं, ये किसी और वजह से है। बाद में साही अपने कमरे में वापस आकर आराम करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो थक चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो लेटती है, उसके दिमाग में सिर्फ तयोन की यादें घूमने लगती हैं। वो उससे नाराज होती हैं कि उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, और समझ नहीं पाती कि गोल्फ बॉल वाला मामला मजाक था या कुछ और। वो खुद को समझाती है कि उसे इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए वो लोग बहुत बड़े हैं और वो खुद उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही विचारों के बीच योंग हदांग के गेट पर एक नई कार आकर रुकती है। एक ऐसी कार जो अपने साथ नई परेशानियां और ड्रामा लेकर आने वाली होती है। उस कार के आने पर साही को कुछ पता नहीं चलता। वो अपने कमरे में जागती है, लेकिन उसके सिर में तेज दर्द हो रहा होता है। पिछली रात वो ठीक से सो नहीं पाई थी और ऊपर से उसे एक डरावना सपना भी आया था। वो सपना उसकी एक पुरानी याद से जुड़ा था, जिसे उसने काफी समय से याद नहीं किया था। वो एक बारिश भरा दिन था। पानी के किनारे एक छोटी लड़की रो रही थी, क्योंकि उसका खिलौना बह गया था। छोटी साही भी वहां थी और उसने उसे समझाया था कि वो वापस घर चले और बाद में आकर खिलौना ढूंढेंगे। लेकिन वो बच्ची जिद करने लगी। उसे ओनी कहकर पुकारा और उसे गले लगा लिया। उस समय साही इस नाम से बहुत जल्दी पिघल जाती थी, खासकर जब उसके सौतेले भाई बहन उसे ऐसे बुलाते थे। उसे लगता था कि वो सच में उसका परिवार है। इसी वजह से वो उस दिन खिलौना ढूंढने के लिए रुक गई। वो इतनी खो गई थी अपनी तलाश में कि उसे ध्यान ही नहीं गया कि उसकी सौतेली बहन अचानक चुप हो गई थी। पानी का बहाव बहुत तेज था और उसे लगा कि खिलौना बह चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां आने का मकसद कुछ और ही था। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, जब उसकी सौतेली बहन हुंजी ने अचानक उस पर झपट्टा मारा। ये याद आते ही साही वर्तमान में वापस आ जाती है और घबरा जाती है। उसे लगता है शायद वो बीमार पड़ रही है
और समझ नहीं पाती कि उसे अचानक ये सपना क्यों आया। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, जो उसकी दादी को पुकार रही होती है, जैसे सपना सच बनकर सामने आ गया हो। साही देखती है कि हुंजी वापस आ गई है और दादी से मिल रही है। वो साही के बिल्कुल उलट दिखती है, जैसे उसकी जिंदगी हमेशा बेहतर रही हो। साही को ये नहीं पता था कि वो आज लौटेगी, और उसे वो पुरानी बात याद आती है जब उसने उसे पानी में धकेलने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि उसकी माँ कहती है कि उनके परिवार को उसके बिना ज्यादा खुशी मिलेगी। अब सब कुछ साफ हो जाता है। साही समझ जाती है कि पहले दिन उसकी दादी ने उसे योजिन के सामने क्यों छोटा दिखाया था, ताकि हुंजी तयोन के करीब आ सके। और साही नहीं, उस दिन उसकी मां के सामने एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ साही थी, जो उस आदमी की बेटी थी जिसने उसे छोड़ दिया था, और दूसरी तरफ वो बच्ची थी जो उस खुशहाल परिवार का हिस्सा थी, जिसका वो हमेशा सपना देखती थी। लेकिन असल में उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो अपनी उस खुशी को खोना नहीं चाहती थी, जिसके लिए उसने सालों इंतजार किया था। इसीलिए साही को फिर से हुंजी को माफ करना पड़ता है। तब भी जब उसकी मां गर्व से कहती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है जो हुंजी को दोषी ठहरा सके। उसकी मां टूटे हुए स्वर में कहती है कि कम से कम वो जिंदा तो है। जैसे साही को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हुंजी ने उसकी जान नहीं ली, क्योंकि वो वहां से भागी नहीं, और जब उसका पैर पत्थरों के बीच फंस गया था, तब भी उसने उसकी मदद की थी। ये शब्द साही के दिल को अंदर तक चीर देते हैं, और उसका दर्द और गहरा हो जाता है। माँ अभी जिद करती है कि हुंजी को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि चाहे चलना कितना भी मुश्किल हो जाए, जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है। भले ही जिंदगी और मौत के बीच अटकी हुई हालत क्यों ना हो। कुछ हफ्तों बाद साही अपनी माँ के उस खुशहाल परिवार से मिलने जाती है, और वहां पहुंचकर देखती है कि हुंजी शिकायत कर रही है कि उसे छोटे से कमरे में रहना पड़ रहा है, जो किसी डरावने घर जैसा लगता है, क्योंकि दादी उसे सजा दे रही हैं। उसकी माँ का नया पति साही को देखकर थोड़ा खुश लगता है, क्योंकि काफी समय बाद वो उसे देख रहा होता है और जानता है कि वो योंगवांग में बहुत मेहनत कर रही है। वो उसे परिवार के साथ डिनर करने का न्योता देता है, और माँ भी मजबूरी में मान जाती है। लेकिन साही समझती है कि इस घर में उसे कभी पूरी तरह अपनाया नहीं जाएगा, इसलिए वो मना कर देती है। दादी जानती हैं कि अगर हुंजी उस छोटे कमरे में रही तो बार बार साही से उसका सामना होगा, इसलिए वो उससे वादा करवाती हैं कि वो कोई परेशानी नहीं करेगी, तभी उसे माफ किया जाएगा। हुंजी बहुत खुश हो जाती है कि वो अब मुख्य मंदिर में रह सकेगी। लेकिन एक समस्या है, वहां एक खास मेहमान ठहरा हुआ है। दादी साफ कहती हैं कि अगर उसने जरा भी गड़बड़ की तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। तभी अंकल बांग को याद आता है कि वो साही को एक जरूरी बात बताना भूल गए थे, इसलिए वो उसके पीछे भागते हैं और बताते हैं कि अब उसे एनेक्स में काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर साही को राहत मिलती है, शायद इसलिए क्योंकि अब उसे वहां नहीं जाना होगा, तो उस आदमी से मिलने के मौके भी कम हो जाएंगे। उसे लगता है जैसे भगवान ने उसकी एक बड़ी परेशानी कम कर दी हो, और अब वो बाकी चीजों पर ध्यान दे सकती है। अगले दिन सच में लगता है कि मिसेस चुन पूरी तरह ठीक हो गई हैं, जैसा अंकल बांग ने कहा था। अब साही को बस उनके साथ मिलकर खाना तैयार करने में मदद करनी है। ऐसा लगता है कि हुंजी और उसके परिवार के आने की खबर ने ही उन्हें जल्दी ठीक कर दिया, क्योंकि वो जानती हैं कि ये लोग बिना किसी मतलब के कभी नहीं आते। बीमार रहते हुए भी उन्होंने सब बातें सुन ली थीं, और साही को बताती हैं कि हुंजी की सगाई भी टूट गई है। तभी अंकल बांग अचानक बातचीत में कूद पड़ते हैं। पता चलता है वो भी चुपके से सुन रहे थे। वो हैरान होकर पूछते हैं, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो लोग तो हमेशा उस सगाई का घमंड करते थे। अब सबको यकीन है कि आज के पारिवारिक खाने में वो लोग दादी से मदद मांगने वाले हैं। खाने के दौरान हुंजी के पिता कहते हैं कि इतने सालों बाद पूरा परिवार एक साथ देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है, और दादी भी सहमति जताती हैं। वो पूछती हैं कि हुंजी की सगाई टूटने की खबर को वो कैसे संभाल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सब ठीक है, क्योंकि हुंजी अभी जवान है और उसे इससे भी बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि हुंजी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। हुंजी भी सहमत होती है और कहती है कि उस कंपनी के वारिस से शादी करना तो उसके लिए नुकसान ही होता, इसलिए वो खुश है कि अब उसे आराम करने का समय मिल गया है। लेकिन दादी उनकी इन बातों से संतुष्ट नहीं होती और कहती हैं कि ये आराम करने का समय नहीं है, बल्कि उसे खुद के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन उसका पिता अब भी कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। ये सुनकर दादी गुस्सा हो जाती है।
उन्हें समझ नहीं आता कि एक बड़ी लड़की के लिए अब भी उसका पिता क्यों सब कुछ करेगा। तभी वो अपने असली मकसद पर आते हैं और एक बिजनेस प्रस्ताव रखते हैं। उनकी कंपनी नया सलाद बिजनेस शुरू करना चाहती है और उन्होंने प्रोफेशनल टीम से सलाह ली है। वो कहते हैं कि अगर इसे लागू किया जाए तो कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी, और साथ ही सुझाव देते हैं कि हुंजी और उसकी मां को मैनेजर बना दिया जाए ताकि उन्हें काम की चिंता न रहे। ये सुनकर साफ हो जाता है कि वो फिर से मदद मांगने आए हैं, लेकिन दादी इस बार मानने के मूड में नहीं है। वो उन्हें उनके पुराने फेल बिजनेस की याद दिलाती हैं और कहती हैं कि वो अपने मौजूदा काम पर ध्यान दें। वो साफ कहती हैं कि या तो हुंजी अपनी मां की फैक्ट्री में काम करे या फिर वापस बैले शुरू करे। शायद वहां उसे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए या कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाए। तभी अचानक एक लंबा सा नौजवान अंदर आता है। लगता है दादी ने उसे बुलाया था और वो उसे मैडम यून का बेटा और खास मेहमान बताकर सबसे मिलवाती हैं। उसे देखकर साई असहज हो जाती है। उसका दिल बेचैन हो उठता है, जैसे कुछ नया और उलझा हुआ शुरू होने वाला हो। हुंजी उनकी अजीब सी खामोशी और माहौल को नोटिस कर लेती है। तभी वो आदमी अपना परिचय देता है कि उसका नाम ली ह्युंगू है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जिससे साही बचने की कोशिश कर रही थी, उसे महसूस होता है कि अब साही वहां नहीं आ रही, क्योंकि उसकी जगह किसी और को सफाई और खाना पहुंचाने के लिए रख लिया गया है। उसे सच में उसकी कमी महसूस होने लगती है और वो सोचता रह जाता है कि वो आखिर गई कहां। शायद वो भी किसी कहानी के किरदार की तरह चली गई, जैसे उस किताब की नायिका जो उसके हाथ में है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक परेशान करने वाला छोटा सा धूल का कण अपनी यात्रा पर निकलता है और कॉटन कैंडी बनने का सपना देखता है। और वो कहानी असल में साही नहीं लिखी होती है। अगर साही सच में वो धूल का कण होती तो शायद वो भी एक गोल्फ बॉल की तरह दूर कहीं उछाल दी जाती, जैसे जिंदगी की परेशानियां उसे दूर ले जाती हैं। उसके दिल में जो एहसास है वो शायद अच्छे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। इसलिए वो तय करता है कि अगर साही उसके पास नहीं आएगी तो वो खुद उसे ढूंढेगा वापस। फैमिली डिनर में दादी सबको बताती हैं कि उन्होंने ह्युंगू को बुलाया है ताकि वो उसका एहसान चुका सकें, क्योंकि उसकी माँ योंग वोंग के लिए बहुत कुछ करती है। इसलिए उसे यहाँ अपनापन महसूस करना चाहिए। फिर वो अपना बिजनेस कार्ड देता है और हुंजी के पिता उसे लेते हैं। हुंजी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि दादी ने उसे साही से मिलाने के लिए बुलाया है, इसलिए वो थोड़ा चिढ़ जाती है। लेकिन जब वो कार्ड देखती है तो पता चलता है कि वो जीहोन डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे बड़े और अमीर परिवार से हैं। ये जानकर सब हैरान रह जाते हैं। हुंजी अंदर ही अंदर जलती है और सोचती है कि ऐसा आदमी तो उसे मिलना चाहिए था। उधर मिसेस चुन और अंकल बांग बात करते हैं कि दादी ने शायद हुंजी को मुख्य मंदिर में इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि वो बहुत चालाक है, और अगर वो सियोन से मिलती तो आज जैसा ही व्यवहार करती है। अचानक साही की मुस्कान गायब हो जाती है और दोनों ये देख लेते हैं। उन्हें समझ आता है कि वो हुंजी और उसके परिवार की वजह से असहज हैं। इसलिए वो उसे सलाह देते हैं कि अगर यहां रहना मुश्किल है तो वो सियोल चली जाए। अंकल बांग तो उसके लिए टिकट तक खरीदने की बात करते हैं और मिसेस चुन कहती हैं कि वो दादी से बात करके उसके लिए सिफारिश करेंगी। ये सुनकर साही का चेहरा चमक उठता है, क्योंकि उसे इतना प्यार और अपनापन मिल रहा होता है। लेकिन वो उन्हें बताती है कि वो यहां रहकर भी ठीक है। उसी शाम साही बाहर बैठकर स्केच बना रही होती है और अपनी किताब के लिए कहानी लिख रही होती है। तभी उसे एक बिल्ली के बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो उस अकेले से बच्चे को देखकर पिघल जाती है और उसके लिए कंबल लेने दौड़ पड़ती है, क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो बिल्ली गायब होती है और उसके सामने एक लंबा और हैंडसम आदमी खड़ा होता है, वही इंसान जिससे वो बच रही थी। उसे देखकर साही खुश नहीं होती, बल्कि परेशान हो जाती है। वो उससे पूछता है क्या उसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो उसे अब नहीं देख रहा। साही उल्टा पूछती है क्या उसे उससे कुछ काम है। वो एक के बाद एक सवाल करता है कि अगर वो कुछ मांगे तो क्या वो मानेगी। साही कहती है कि भले ही वो उसकी क्षमता से बाहर हो, लेकिन वो किसी को ढूंढ कर उसका काम करवा देगी। फिर वो उसे बैठने को कहता है, लेकिन साही घबराई हुई होती है कि वो क्या कहने वाला है। वो मजाक में पूछता है क्या उसे नीचे बैठने में दिक्कत है, और उसके हाथ में पकड़े कंबल और सोजू के कैन की तरफ इशारा करता है। वो पूछता है क्या उसे ठंड लग रही है, क्योंकि वो कंबल को कस कर पकड़े हुए हैं। लेकिन साही बस इस बात से परेशान होती है कि वो ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। वो उसके करीब आकर पूछता है क्या उसे सच में समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
साही अभी भी खुद को संभाले रहती है, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, क्योंकि वो बहुत करीब आ गया है। तभी उसका फोन बज उठता है, जैसे उसे बचाने के लिए। वो कहता है कि फोन उठा ले, और पता चलता है कि उसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त का कॉल है। वो उससे पूछती है कि उसने उस डॉक्यूमेंट के बारे में सोचा या नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा मौका है। साही कहती है कि वो सोच रही है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि सोचने में समय बर्बाद मत कर, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे वो पहले साथ में देर रात तक काम किया करते थे। साही की दोस्त उससे बात करती रहती है, लेकिन तभी वो आदमी चिढ़ जाता है और उससे फोन काटने को कहता है। साही कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसके हाथ से फोन छीनकर कॉल काट देता है, और माहौल फिर से भारी और तनाव से भर जाता है। साही पूरी तरह हैरान रह जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। वो उसे घूरती रह जाती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधे कहता है कि वो रात उसके साथ बिताए। यह सुनकर उसके मन में गुस्सा और हैरानी दोनों उमड़ पड़ते हैं। वो सोचती है क्या इसे उसकी साफ कोई समझे या बेशर्मी। लेकिन साही इतनी आसान नहीं है। वो उसके इस अंदाज को तुरंत ठुकरा देती है और साफ मना कर देती है। वो आदमी हैरान हो जाता है कि कोई लड़की उसे मना कैसे कर सकती है। लेकिन साही अपनी कीमत जानती है। वो मीठी बातों से पिघलने वाली नहीं है। वो अपना फोन छीनती है और कहती है कि अब उसे जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास उससे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। अगले दिन साही बहुत चक्कर और कमजोरी महसूस करती है। शायद उसे ठंड लग गई है, या फिर इतना तनाव झेलने के कारण उसकी हालत खराब हो गई है। फिर भी वो खुद को संभाल कर खाने की तैयारी में मदद करने निकलती है, ताकि बाद में आराम कर सके। जैसे ही वो मंदिर का दरवाजा खोलती है, उसे ली ह्युंगू दिखाई देता है। वही पुराना रिश्ता जो अब खत्म हो चुका है। वो तुरंत कह देता है कि वो उसके लिए नहीं आया, और साही को इसमें कोई हैरानी नहीं होती। उसे अंदर ही अंदर राहत मिलती है कि अब उसका ध्यान उसकी सौतेली बहन पर है। वो उसे अनदेखा कर देती है। तभी हुंजी दौड़कर आती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है, जैसे वो दिखाना चाहती हो कि वो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन साही पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कभी उसे पसंद ही नहीं किया। तभी मिसेस चुन साही को बुलाती हैं, जैसे कुछ गड़बड़ हो, और साही घबरा जाती है कि अब क्या हुआ। वो पूछती हैं कि जब वो बीमार थीं, तब साही क्या कर रही थी। साही कहती है कि उसने बस अपना काम किया। तभी वो बताती हैं कि वो आदमी जिसे साही टालती रहती है, उसने एनेक्स में खाना खाने की इच्छा जताई है। लेकिन इस बार उसने खास तौर पर कहा है कि साही भी वहां आए, क्योंकि वो उसके साथ खाना खाना चाहता है। ये सुनकर मिसेस चुन भी परेशान हो जाती हैं, और साही चुप रह जाती है। रास्ते में वो बताती हैं कि उसने कहा है साही को कोई कर्ज चुकाना है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच कोई खास रिश्ता नहीं है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो आदमी आराम से बैठा होता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। साही को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो खाने की तारीफ करता है, और साही जानबूझकर खाने के पास खड़ी रहती है, ताकि उससे नजरें ना मिलानी पड़े। लेकिन वो उसे देख लेता है और उसे बुलाकर अपने साथ बैठने को कहता है। मिसेस चुन हैरान हो जाती हैं, लेकिन वो उन्हें जाने के लिए कह देता है, और जैसे ही वो जाती हैं, माहौल और अजीब हो जाता है। साही के मन में सवाल उठते हैं कि यह आदमी उसके मना करने के बाद भी क्यों नहीं रुकता। क्यों उसे लगता है कि वो हर किसी को पा सकता है। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिखने लगती है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे लगा नहीं था कि उसके साथ खाना खाना इतना मुश्किल होगा। वो ये भी नोटिस करता है कि साही का मिसेस चुन से अच्छा रिश्ता है, लेकिन साही अपने फैसले पर अड़ी रहती है। उसकी मुस्कान अब तंज में बदल जाती है, और साही गुस्से में कुछ तीखा बोल देती है, जिससे माहौल और भारी हो जाता है। वो आदमी उसकी बात को अलग तरीके से ले लेता है और उसके करीब आने लगता है। साही घबरा जाती है और पीछे हटते हुए बिस्तर पर गिर जाती है। अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। उसका चेहरा लाल हो जाता है, और उसे महसूस होता है कि उसका बुखार बढ़ रहा है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बेहोश नहीं होना चाहती। वो आदमी भी उसकी हालत देखकर घबरा जाता है। उसका गुस्सा कम हो जाता है, और वो तुरंत अपने सेक्रेटरी को दवाई लाने के लिए कॉल करता है। माहौल अचानक बदल जाता है, और साही की हालत चिंता का कारण बन जाती है।